हेलो। और आकर्षण, क्या हाल चाल? बढ़िया उत्कर्ष, तुम बता। यार, याद है आपने लास्ट वीडियो में मुझे सिस्टम थिंकिंग के बारे में सिखाया था? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। तो आपका भाई एक स्कैम के ऊपर केस स्टडी बना के लाया है, देखोगे? अरे वाह, बिल्कुल देखूंगा। तो आ जाओ फिर मीट पे। चलो आ जाओ। तो जैसे आपने लास्ट कॉल में बोला था कि सिस्टमैटिक थिंकर्स की क्वालिटी कैसे होती है, तो आज उसे हर्षद मेहता के स्कैम के थ्रू समझते हैं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ गुड सिस्टम थिंकर। ओके। तो सबसे पहले, जैसे आपने पहले कहा था, कोई भी सिस्टम थिंकर की पहली क्वालिटी कि वो सिस्टम को इन एंड आउट ढंग से समझता है। और उसको समझने के लिए हर्षद मेहता ने क्या किया? उसने एक ब्रोकरेज फर्म के अंदर एज अ जॉबर काम किया था अराउंड 1980s। उसने जहाँ पे स्टॉक मार्केट का इन एंड आउट पूरा समझ लिया था कि कैसे मनी फ्लो होता है, कैसे सिक्योरिटीज आती है, एटसेट्रा। तो जैसे हर्षद मेहता ने समझा था स्टॉक मार्केट, वैसे ही हम भी समझ के देखते हैं। सो स्टॉक मार्केट सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच का इंटरकनेक्शन होता है और सेम पर्पस होता है। एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए लिस्टेड कंपनीज, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स। और इंटरकनेक्शन के बीच में हो गया कि लिस्टेड कंपनीज को मनी चाहिए होता है, तो वो अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी डाइल्यूट करती है और ब्रोकर्स को बोलती है कि प्लीज प्रोवाइड अस द फंड थ्रू द इन्वेस्टर्स। एंड सेम वाइस वर्सा गोस फॉर इन्वेस्टर कि हमें हमारी मनी का रिटर्न चाहिए कुछ, तो ब्रोकर्स हमें कुछ इक्विटी दो किसी कंपनी की दैट विल ग्रो। एंड द होल पर्पस ऑफ द सिस्टम इज टू रेज कैपिटल और ट्रेडिंग इनेबल करना एंड मैच द डिमांड विद द सप्लाई बेसिकली। ओके, ठीक है। तो हर्षद मेहता ने जब सिस्टम समझ रहा था तो क्या समझा कि विद इनफ कैपिटल ना स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और उसने इस मनी वाली प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन भी सोचा कि जो बॉन्ड ब्रोकर्स होते हैं वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सम्स हैंडल करते हैं एक एक डील के अंदर ही। तो बेसिकली बॉन्ड मार्केट वाज द मेन थिंग दैट कैन सॉल्व द स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन वाला डील। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर ये बॉन्ड मार्केट क्या होती है? पहले समझते हैं कि बॉन्ड मार्केट बना कैसे था। तो आरबीआई ने 1990s में बैंक्स के लिए दो मेन रूल निकाले थे। पहला था सीआरआर, दूसरा था एसएलआर। तो कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली आरबीआई का गाइडलाइन था कि बैंक को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कैश जो है वो आरबीआई के पास जमा कराना होता है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ। बेसिकली ये इमरजेंसी फंड की तरह हो गया बैंक के लिए। ये जरूरी इसलिए होता है, लेट्स सपोज एकदम से बैंक के पास डिपॉजिट खत्म हो गया, तब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये काम में आता है। दूसरा होता है एसएलआर, स्टैच्यू लिक्विड रेशियो। सो इसमें बैंक को तीन टाइप ऑफ कैटेगरी में अपना डिपॉजिट स्टोर रखना पड़ता है बैंक के अंदर ही। पहला है कैश, दूसरा है गोल्ड और तीसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी अर्न कर लेती है बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर मेड इट लाइक दैट। ओके, तो मुझे समझ आ गया कैश क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, पर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, मैं जल्दी से आपको गवर्नमेंट बॉन्ड सिखाता हूँ। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कि ऑन पेपर गवर्नमेंट कह रहा है कि मेरे को अभी थोड़ा पैसा दो और मैं आपको वो इंटरेस्ट के साथ पूरा अमाउंट कुछ समय में लौटा दूंगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में डील करती है इन बैंकिंग सेक्टर। पहला है ट्रेजरी बिल्स, जो कि शॉर्ट टर्म होता है, जनरली एक साल के टेन्योर पे ही होता है और इस पे पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता। पीरियोडिक इंटरेस्ट को मैं आपको समझाऊं तो लेट्स सपोज 100 रुपए का मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट से, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए। पर मैं अभी खरीद रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेरे को वो 80 रुपए में दे रहा है और मेरे को बोल रहा है कि तुम एक साल बाद इसकी वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी, तो तुम मेरे से ट्रेड करोगे, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। ये होता है ट्रेजरी बिल। लेकिन ठीक है। लेकिन डेटेड सिक्योरिटीज क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म एक तरीके से लोन काइंड ऑफ हो गया। तो लेट्स सपोज कि मैंने डेटेड बॉन्ड खरीदा है गवर्नमेंट से जिसका 2 साल का टेन्योर, तो 2 साल के टेन्योर में लेट्स सपोज मैंने 100 रुपए का खरीदा। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, मेरे को हर 6 महीने में उसका इंटरेस्ट रेट देगा। तो लेट्स सपोज 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो पहले 6 महीने में मेरे पास 100 रुपए का जो 10% इंटरेस्ट है 10 रुपए आएगा। फिर उसके अगले 6 महीने में मेरे पास 10 रुपए आएगा एंड इन द एंड आफ्टर 2 इयर्स मेरे को विद इंटरेस्ट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। तो ये है द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फुल फंडा। ठीक है, समझ गया। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वजह से एक मार्केट क्रिएट होता था। कैसे कि जो आरबीआई ने दो रेगुलेशंस लगाई थी, सीआरआर और एसएलआर, उसकी वजह से कुछ बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज्यादा थी पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कम थी। लेकिन वहीं दूसरे बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम थी और बॉन्ड्स ज्यादा थी। इसी चीज को डील करने के लिए बॉन्ड मार्केट में एक रेडी फॉरवर्ड डील बनाई गई थी, जहां पे इन बैंक ए और बैंक बी के बीच में ट्रांजैक्शन होता था बॉन्ड्स और मनी का। तो
ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बैंक ये बोलता है कि मेरे पास आइडल कैश है और मेरे को इस आइडल कैश के बदले कुछ इंटरेस्ट अर्न करना है। बैंक बी के पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आती है कि आई नीड अर्जेंट कैश फॉर शॉर्ट टर्म एंड आई एम रेडी टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो बाय कोलैटरिंग माई गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो बैंक ए और बैंक बी दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन करता है जहाँ पे बैंक बी बोलता है ये लो मेरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स कुछ समय के लिए और मुझे तुम कैश दे दो जिसको मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हें पे ऑफ कर दूंगा। बेसिकली बैंक बी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता था कैश का और बैंक ए अपना इंटरेस्ट भी अर्न कर लेता था। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती थी। इसलिए ये रेडी फॉरवर्ड डील इतना फेमस था बॉन्ड मार्केट के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि बैंक टू बैंक के बीच में लोन चल रहा है और एज अ कोलैटरल हम उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती थी, ये जो लोन होता था ये बहुत छोटे अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए होता था और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी इट वाज फिजिकल एट दैट टाइम। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है लेकिन तब ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बैंक दूसरे बैंक के पास लेके जाता था और उसके बदले में उसका वेरिफिकेशन होता था, साइन वगैरह होता था और फिर होता था। तो इतने छोटे से टाइम ऑफ पीरियड के लोन के लिए इतना टीडियस टास्क जो होता था वो काफी ज्यादा हैम्पर करता था इस रेडी फॉरवर्ड डील को। तो इस चीज के लिए एक सिस्टम में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको कहते हैं बैंक रिसीट। ओके। तो बैंक रिसीट क्या होता था? बेसिकली वो एक शीट ऑफ पेपर था जिसमें बैंक भी बोलता है कि मेरे पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्या तुम मुझे इसके बदले लोन दे सकते हो? तो इसको भी मैं ढंग से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो लेट्स सपोज बैंक ए और बैंक बी है। बैंक ए बोल रहा है कि ठीक है, मुझे मेरे पास आइडल मनी है और मुझे इंटरेस्ट कमाना है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। बैंक बी बोल रहा है मैं तुम्हें बीआर देता हूँ जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें इतने अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओ करता हूँ तो तुम मुझे इसके बदले में मनी दे दो। तो बेसिकली ये ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर चलता था। थोड़ा सा और इजी में समझाऊं मैं आपको तो बेसिकली आकर्षण मैं आपसे लोन ले रहा हूँ और मैं उस लोन के बदले सेम अमाउंट ऑफ आपको चेक दे रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैंने आपको वो पैसा वापस कर दिया तो आप मेरे को चेक वापस कर देना और नहीं कर पाया तो आप चेक जो है मेरा लिक्विडेट करा लेना। ठीक है, लेकिन मान लो आपने मेरा पैसा मुझे नहीं दिया और आपके बैंक में मैं गया आपका चेक विड्रॉ कराने और वहां पे भी आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. यही तो लूप होल हर्षद मेहता ने भी समझा। बेसिकली बीआर जो है एक ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर चलता था कि बैंक भी बोल रहा है कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है तो बैंक ये भी मान ले रहा है कि भाई ठीक है बैंक बोल रहा है तो होगा। तो इसी ट्रस्ट फैक्टर का जो है हर्षद मेहता ने फुल एक्सप्लॉइट किया। लेकिन पहले समझते हैं कि लूप होल बेसिकली था क्या। तो ये डील्स तो बहुत जल्दी करा देता था लेकिन कुछ भी फिजिकल सेटलमेंट था ही नहीं और सब कुछ ना ट्रस्ट के बेसिस पे था और ब्रोकर्स जो है वो इन डील्स को अरेंज कराते थे बिकॉज एक बैंक दूसरे बैंक को कहाँ ढूंढने जाएगा। करेक्ट। तो बेसिकली एक रूल जो कि इस बॉन्ड मार्केट में फॉलो नहीं होता था कि पहला तो है जो फंड्स जो है ना वो डायरेक्टली बैंक ए से बैंक बी में फ्लो होने चाहिए। ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता था कि किसी भी बैंक के पास आप कह सकते हो इतना टाइम नहीं था या फिर कुछ अंडर द टेबल डील्स चलती थी जहां पे बैंक ब्रोकर को ही पैसा दे देता था और बोलता था कि ठीक है तुम मुझे इसका इंटरेस्ट लाके दे देना और मेरे को इसकी बैंक रिसीट भी दे देना लाके, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। सो बेसिकली ये इनडायरेक्टली आरबीआई का रूल हैम्पर करता है। बट दिस प्रैक्टिस वाज पहले से चलती आ रही थी, हर्षद मेहता ही नहीं और भी ब्रोकर्स करते थे तो हर्षद मेहता ने भी इसको बहती गंगा में हाथ धो लिया। ओके। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि आरबीआई का ये रूल था कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन मे बी शायद बैंक्स के पास इतना नेटवर्क नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ब्रोकर को मैं पैसे दे दूंगा, मेरा ब्रोकर आगे बैंक में भेज देगा और मुझे बीआर ला के दे देगा। बिल्कुल। ठीक है, ओके, समझ गया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हर्षद ने कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया। तो सबसे पहले वो एक बैंक से बैंक रिसीट ले लेता था और प्रॉमिस करता था कि मैं आपको पैसे ला के देता हूँ, मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए। ठीक है। अब वो दूसरे बैंक के पास जाता था जो कि था लेंडिंग बैंक। वो उनसे बोलता था कि आप मुझे कैश दीजिए, मैं आपको कुछ समय में बैंक रिसीट ला के देता हूँ और आपको आपका इंटरेस्ट के साथ मनी मिल जाएगा। तो बेसिकली हर्षद मेहता ने भी यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर पे अपना गेम खेला। ओके। स्टेप थ्री उसका क्या था? सिंपल स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। अब उसने जो बैंक बी से पैसा उठाया वो स्टॉक मार्केट में प्लमेट करता था और एक स्टॉक का प्राइस बढ़ाता जाता था और इसीलिए वो उस समय का बिग बुल भी कहलाया जाता था। ओके, अब मैं समझा
कि जैसे कि बैंक ए ने हर्षद को पैसे दिए और उसने वो जो पैसे उसको मिले उसने उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए, और स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, उसने पैसे निकाल लिए और फिर शायद आगे दे दिया या वापस कर दिया, ऐसे ही वो कुछ कर रहा था, लेकिन वो एक्सेस मनी को स्टॉक मार्केट में इन्फ्लो कर रहा था। बिल्कुल ओके, ठीक है। तो फिर बैंक ए को उसका पैसा वापस नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। तो इसी केस में हर्षद जनरली पहले क्या करता था, या तो वो स्टॉक्स को डंप कर देता था और पैसा निकाल के खुद का प्रॉफिट रख के बैंक को पैसा वापस दे देता था, नहीं तो वो एक लूप भी चलाने लग गया था बाद में, जहां पे वो एक बैंक सी को ढूंढता था जो कि पैसा देना चाह रहा है, और वो उनको बोलता था कि मैं तुम्हें बीआर ला के देता हूँ, तुम मुझे पैसा लेंड करो, और वो पैसा वो लेंड करके बैंक ए को दे देता था। तो बेस और बैंक बी और बैंक बी के पास अभी भी रिसीट नहीं है और बैंक सी के पास भी रिसीट नहीं है, और ऐसे ही करते करते वो एक लूप चलाता था, और इसको हम कह सकते हैं कि वो पीटर को रॉब करता था पॉल को पैसा देने के लिए। ठीक है, समझ गया समझ गया। ओके। लेकिन हर्षद इतने पे ही नहीं रुका, उसने ये देखा कि बीआर को तो कोई चेक ही नहीं कर रहा, तो किसको पता कि भाई बीआर भी असली है कि नहीं। तो हर्षद ने क्या किया, दो छोटे बैंक्स के साथ सेटिंग करी और फेक बीआर बनाना चालू कर दिया। और उसके बाद तो हमें पता ही है कि क्या हुआ। 1992 में सुचिता दलाल ने वो तो स्कैम रिवील कर दिया, और तब मार्केट में न्यूज आई कि 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम हो चुका है, और मार्केट पूरा डिस्टेबलाइज हो गया इस न्यूज की वजह से। ओ शिट, मैं समझ गया। तो उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल को समझ के उसने बीआर का यूज किया। फिर जब उसने देखा कि बीआर तो कोई चेक ही नहीं करता, तो उसने फेक बीआर बनाने शुरू कर दिए। फेक बीआर के पीछे कोई अंडरलाइंग सिक्योरिटी नहीं है, उससे उसने और कैश उठाया और वो और पैसा डालने लग गया स्टॉक मार्केट में। अच्छा, बिल्कुल तो पूरा लूप चला दिया। ओके, बिल्कुल। समझ गया समझ गया। तो वही मैं आपको सिस्टमैटिकली समझाता हूँ कि उसने कैसे देखा ये। तो स्टॉक मार्केट में उसने देखा कि किसी भी स्टॉक की अगर हम डिमांड बढ़ाए तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर उस पर जाती है और वो भी अपना पैसा उस पर लगाना चाहते हैं। तो उसने देखा यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, तो उसे बस एक्सेस मनी का जरूरत था, और वो एक्सेस मनी उसने अपने बॉन्ड मार्केट सिस्टम से लगाना चालू किया। सो यही उसने एक सिस्टमैटिक कनेक्ट किया दो मार्केट्स के सिस्टम को। यहाँ पे बॉन्ड मार्केट का जो फ्लॉ था उसने उससे स्टॉक मार्केट में जोड़ा, और बेसिकली उसका वो मनी मैग्नेट बन गया। ओके, अब मैं समझ गया कि उसने कैसे ये 3 सर्कल्स को घुमाया और हम्म, मनी का इन्फ्लो की वजह से उसने कैसे ये सारी मैनिपुलेशंस को किया। बिल्कुल। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हुए जैसे कि बैंक रिसीट्स, लेंडिंग मनी, बैंक्स और उनके बीच का इंटरकनेक्शन कि भाई बीआर से लेंडिंग मनी मिलता था, बैंक्स को ब्रोकर्स पे भरोसा बहुत था, लेंडिंग मनी जो था वो स्टॉक मार्केट का लिक्विडिटी में काम आया, और ऐसे ही वो सर्कुलर फंडिंग लूप जो हर्षद मेहता ने चलाया बैंक के बी और सी में। तो ओके, हमारा सिस्टमैटिक व्यू ऑफ स्कैम 1992। काफी काफी इंटरेस्टिंग स्कैम था ये, और काफी डेंजरस और काफी बड़ा स्कैम भी था। तो इस स्कैम से मैं ये की टेक अवे ले रहा हूँ कि दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम थिंकिंग, राइट। राइट। और मुझे लगता है कि हमें कोई भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई भी सिस्टम में कोई फ्लॉ है, तो एज अ गुड सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वी शुड टेल द गवर्निंग अथॉरिटीज और द कंसर्निंग अथॉरिटीज कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में फ्लॉ है और लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एज अ गुड सिटीजन हमें उस फ्लॉ को एक्सपोज करना चाहिए और बताना चाहिए कंसर्निंग अथॉरिटीज को, और उसको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपने मुझे सिस्टमैटिकली इस काम के बारे में बताया। Subscribe, subscribe, please.